हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी बुक को, जो कि है हिस्ट्री की बुक क्लास 6 की। हम इसके चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे, जिसलिए हम आज सबसे पहला वाला चैप्टर हम देखने वाले हैं, क्या कब कहाँ और कैसे। ठीक है, ये इस चैप्टर का नाम है, क्या कब कहाँ और कैसे। इसमें हम जानेंगे कि अपने इतिहास के बारे में, कैसे इतिहास शुरू हुआ, ठीक है, कैसे लोगों ने पता लगाया कि पहले के टाइम में क्या क्या हुआ है। ठीक है, पहले के टाइम में लोग कैसे रहते थे, क्या उनकी दिनचर्या थी, कैसे वो खाना खाते थे, कैसे वो अपना घर बनाते थे, ठीक है, कैसे कैसे वो डेवलप हुए, कैसे कैसे कृषि एग्रीकल्चर वगैरह शुरू हुआ। ये सब इस चैप्टर में डिस्कस करा हुआ है। तो हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हुए चलेंगे। ठीक है, हमने इस पूरे चैप्टर की एक पीडीएफ बना दी है। ठीक है, पूरे चैप्टर आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, सारे हमने उसके जो की पॉइंट्स हैं एक पीडीएफ में इंक्लूड कर दिए हैं, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, जिससे आपका रिवीजन और ज्यादा इजिली हो सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वन बाय वन सब समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मानव बस्तियों का क्रमिक विस्तार और विकास। ठीक है, जो मानव बस्तियां थी उनका कैसे विकास हुआ, पहले के टाइम में लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे। ठीक है, अगर हम इसमें जाने, अगर मान लो आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना है, आपको अपने कल के बारे में जानना है, तो आप कैसे जानोगे। ठीक है, टेलीविजन के बारे में जान सकते हो, टीवी, रेडियो या फोन। ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको पिछले साल का या कल का कुछ जानकारी हो, उससे आप जानकारी हासिल कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई रिसेंट टाइम की हिस्ट्री के बारे में। बट अगर आपको बहुत अपना ऐतिहासिक पुराना काल जानना है, तो आप कैसे जानोगे। ठीक है, वो भी आप जान सकते हो। ठीक है, सारा चीज जान सकते हो, कैसे लोग रहते थे, कैसे पशुपालन करते थे, क्या भाषाएं बोलते थे, ठीक है, क्या खाना खाते थे, किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। तो वो सारी चीजें हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, किनके जरिए वो इस चैप्टर में डिस्कस करा गया है। ठीक है, कैसे कैसे वो प्रतिलिपियां अपनी छोड़ के गए हैं, कैसे कैसे इतिहास लिखा हुआ है पत्थरों पे, ठीक है, पत्तों पे। वो सब चीजों से क्या है, जो इतिहास के ज्ञाता हैं, जिन्होंने इतिहास को स्टडी करी है, देखा है, ठीक है, उन लोगों ने क्या है उसको स्टडी करके आगे बढ़ाया है इतिहास में, ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके कि लोग कैसे पहले का जीवन यापन करते थे। तो उसी की बात करी गई है इसमें सबसे पहले पॉइंट में, कि लोग रहते कहाँ थे। ठीक है, आज हम वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात करी गई नर्मदा नदी की। तो कहा गया है कि लाखों वर्षों पहले, ठीक है, लाखों वर्षों पहले लोग जो है नर्मदा नदी के किनारे बसना स्टार्ट हुए। ठीक है, कुशल संग्राहक थे और शिकारी थे। ठीक है, कुशल संग्राहक मतलब गुड कलेक्टर, मतलब इन लोगों को काफी अच्छी नॉलेज थी कि कौन सा खाना अपने लिए ठीक है, कौन सा पेड़ अपने लिए ठीक है, कौन सा पौधा अपने लिए ठीक है, और कौन सा अपने लिए ठीक नहीं है। तो ये सारी जानकारी इनको बहुत अच्छी थी। और ये नर्मदा नदी के पास, यहाँ से जो नर्मदा नदी निकलती है, इसके पास ये लोग बसे हुए थे। ठीक है, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट आपका। ठीक है, नर्मदा नदी। दूसरा आपको याद रखना है सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, ठीक है, जो कि हैं वेस्ट में। अगर आप मैप में देखोगे तो जो इधर साइड आपको पड़ेंगी, ठीक है, वेस्ट में। तो ये क्या है, 8,000 वर्ष पूर्व, 8,000 साल पहले से यहाँ पे जो थे लोगों ने अपने गांव बनाना शुरू कर दिए थे, मतलब विलेज यहाँ पे बनने लग गए थे। ओके, विलेज का यहाँ पे ये प्रचलन चालू हो गया था। इसमें क्या है, इन्होंने खेती भी स्टार्ट कर दी थी, जो कि सबसे पहले खेती थी गेहूं और जौ की। गेहूं और जौ की भी खेती शुरू हो गई थी 8 से 8,000 साल पहले ही। कहाँ पे शुरू हो गई थी, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास रहने वाले गांव में। ओके, और इसी के साथ साथ इसमें पशुपालन भी आपका शुरू हो गया था। तो गाय, भेड़, बकरी, ये सब यहाँ पे पाले जाने लग गए थे 8,000 साल पहले। ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां। ठीक है, सिंधु नदी के पास भी लोग रहते थे आज से 4,700 वर्ष पहले। ठीक है, 4,700 वर्ष पहले से ही लोगों ने सिंधु नदी के किनारे अपना आरंभिक नगरों का उदय, मतलब अपने नगरों को, अपने विलेज को बसाना वहां पे शुरू कर दिया था। ठीक है, उसी तरीके से गंगा नदी और मगध, गंगा नदी के किनारे भी लोगों ने आज से 2,500 वर्ष पूर्व, ठीक है, आज से 2,500 वर्ष पहले से जो है यहाँ पे रहने लगे। तो जो यहाँ इसके पास जो लोग रहते थे उसको मगध बोला जाता था। ठीक है, मगध क्या था, काफी विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है, इसके बाद बाद इसका विकास हुआ, और यहाँ पे 2,500 वर्ष पहले से लोग रहते हुए आ रहे हैं गंगा नदी में। तो गंगा नदी वाला जो स्थान था उसको क्या कहा गया, मगध कहा गया। ठीक है, मगध आपने सुना भी होगा, बट काफी फेमस है। इस स्थान को मगध कहा जाता है, जो अभी करंटली बिहार है। ठीक है, बिहार को ही पहले के टाइम में मगध बोला गया था। ओके,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर क्या हुआ, लोग ये तो रहने लगे, ठीक है, ये तो हो गई रहने की बात। अब लोगों को क्या हुआ, इधर से उधर भी जाना था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस। कोई पहाड़ों में रह रहा है, कोई समुद्र में रह रहा है, कोई इधर रह रहा है, कोई नदी में रह रहा है। तो लोगों ने आना जाना शुरू किया अलग अलग पर्पज से, ठीक है, कुछ भी पर्पज हो सकते हैं लोगों को। किसी का इसमें पर्पज ऐसे दिए गए हैं, आजीविका की तलाश है, ठीक है, एक एक करके जानते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक समृद्धि, इन दुर्गम सीमाओं जैसे पहाड़, समुद्र को पार करने से विचारों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, जो दुर्गम सीमाएं थी, काफी दुर्गम सीमाएं थी, इतना ज्यादा वो नहीं था, पहाड़ था कहीं तो कहीं नदियां चल रही हैं, ठीक है, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं समुद्र है, तो ये सारी चीजें मौजूद थी। फिर इनका क्या हुआ, एक दूसरों को जानने के लिए, ठीक है, एक दूसरे के कल्चर को पहचानने के लिए, अपने धर्म के प्रचार करने के लिए। फिर कुछ ऐसा होता था कि किसी और दूसरे प्रदेश को जीतने के लिए, दूसरे गांव पे अटैक करने के लिए। तो ऐसे भी कई कई अलग तरीकों से लोगों का क्या हुआ, यात्राएं शुरू हुई, लोग इधर से उधर जाना स्टार्ट करने लगे। फिर पत्थर तराशने, संगीत और भोजन पकाने की नई नई विधाओं का विकास हुआ। तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, तो जहाँ एक प्लेस की नॉलेज थी, वहां दूसरे प्लेसों में भी वहां पे इसको एक्सपेंड होने लगा। तो जो इधर के लोग जा रहे थे, जो यहाँ की जो इनकी क्या नाम है, क्या इनकी जो संस्कृति थी, उनकी जो प्रचलन था, उनका जो नए खाना था, नए भोजन की उनकी वो थी, ठीक है, वो सारा कहाँ शिफ्ट होने लगी, जहां जहां वो यात्रा करने लगे। तो उन लोगों ने भी जो वहां जहां इन्होंने यात्रा करी, जो वहां के लोगों का कल्चर था, वो उन लोगों ने अडेप्ट किया। तो इसका आदान प्रदान चलने लगा, किसके माध्यम से, सीमाओं को पार, यात्राओं के माध्यम से। ठीक है, संस्कृति भी काफी आगे बढ़ी यात्राओं के। तो इसके दो थे, बाध्यकारी कारण, पुश। ठीक है, एक तो ऐसे कारण होते हैं जो मजबूरी आ गई, आपको जाना ही जाना है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं पड़ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ठीक है, अकाल पड़ गया बिल्कुल, तो आपको डेफिनेटली वो प्लेस चेंज करना ही चलना है। तो इस चक्कर में भी लोग यात्राएं करते थे। फिर कुछ आकर्षक कारण भी थे। आकर्षक कारणों में क्या थी, आजीविका की तलाश थी, ठीक है, लोग और नए नए प्लेस कवर करने जाते थे। फिर व्यापार, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए काफिले और समुद्री जहाज में जाके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, अपने जो है व्यापार को बढ़ाने की वजह से। फिर सैन्य विजय, जो मैंने बताया कि एक सेना दूसरी सेना पे अटैक करने जाती थी, ताकि वहां का भी साम्राज्य वो जीत सके। ओके। फिर धार्मिक शिक्षा का प्रसार, फिर अपनी जो धार्मिक शिक्षा है वो अलग अलग जगह फैलाना, ठीक है, प्रचार करना अपने धर्म का, वो सब वजह से भी लोग जाने लगे। ठीक है, फिर रोमांच और नई जगहों की खोज, फिर इसी चक्कर में जो लोग निकलते थे वो सोचते थे कुछ और नई नई जगह मिले, तो इस नई जगहों की खोज के लिए भी लोग यात्राएं करना शुरू करने लगे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब पढ़ते हैं हमारी भूमि के दो प्राचीन नाम, मतलब हमारे भारत नाम कैसे पड़ा। ठीक है, भारत क्यों बोला जा रहा है इसको, ठीक है, इसके पीछे का वजह जानते हैं। तो हमारी भूमि के दो प्राचीन नाम है और उनकी उत्पत्ति। पहला तो हमें इंडिया भी बोला जाता है और भारत भी बोला जाता है, जो हम सब जानते हैं। ठीक है, तो अब इंडिया क्यों बोला जाता है, तो इंडिया जो है इसका मूल शब्द जो है सिंधु है। तो अगर संस्कृत में आप देखें तो इसको बोला जाएगा इंडुस। इंडुस वर्ड से जो है इंडिया बनाया गया है, और इंडुस का संस्कृत में अनुवाद होता है सिंधु। तो सिंधु हम जानते हैं हमारी रिवर है जो ऊपर से जाती है, ठीक है, नॉर्थ साइड से। तो सिंधु के क्या है स्रोत, लगभग 2500 वर्ष पूर्व पश्चिम उत्तर, मतलब उत्तर पश्चिम में आने वाली ईरानी और यूनानी, जो ईरानी और यूनानी लोग थे, उन्होंने क्या है इस रिवर के नाम पे, सिंधु रिवर के नाम से इन्होंने बोला, जो सिंधु के पूर्व में जो देश पड़ रहा है उसको इंडिया बोला जाएगा। ठीक है, उन्होंने ऐसे हिंदुस या इंडोस कहा। सिंधु नदी के पूर्व की भूमि इंडिया कहलाई। ठीक है, इसको इन्होंने इंडोस का नाम दिया, और जो इस रिवर के ईस्ट में जो लैंड थी उसको इंडिया का नाम कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, ईरानी और यूनानी लोगों ने, ठीक है, जो मिस्र वगैरह से लोग आए थे, ईरान से लोग आए थे, उन्होंने जो उसकी खोज करके इंडिया का नाम जो है इंडस से इंडिया कराया गया। प्लस फिर दूसरा नाम भी आता है भारत। इसका क्या रीजन है, ठीक है, इसमें पश्चिम उत्तर में रहने वाले लोगों का समूह, जो पश्चिम उत्तर में जो साइड है, उत्तर पश्चिम में, वहां पे कई लोगों का समूह था, उस लोगों के समूह को क्या कहा जाता था, भरत। ठीक है, भरत या भारत, इन लोगों को उससे कहा जाता था। पर बाद में चलते चलते इसका नाम जो है देश के ऊपर पड़ गया, और देश को इस नाम से बुलाया जाने लगा। इसका जो है ऋग्वेद में भी वर्णित है एक जनसमूह का नाम, लगभग 3500 वर्ष पूर्व, मतलब काफी पुरानी बात है, 3500 वर्ष पूर्व जो है ऋग्वेद में भी इसका नाम वर्णित है, भरत या भारत का। ठीक है, शुरुआत में एक विशिष्ट समूह के लिए प्रयुक्त था, जो बाद में पूरे देश के लिए उपयोग होने लगा।
ठीक है। तो ये भरत जो था, भारत पहले एक ग्रुप का नाम था, फिर उसके बाद चलते चलते पूरे देश का हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अतीत के साक्ष्य। ठीक है, मतलब इतिहास के ऐसे क्या साक्ष्य हैं जिससे हमें पता चलता है कि यस हमारा इतिहास यही था, यही हुआ था उस टाइम में। इसके क्या साक्ष्य हैं, हमें क्या प्रूफ मिले हैं। ठीक है, तो जासूस के 3 प्रमुख सुराग हैं। ठीक है, 3 तरीके से हमने जो है इसकी खोज करी है, तो पता लगा है कि पहले के टाइम में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। ओके, इसको एक एक करके जानते हैं। पहले तो मिली हमें हस्तलिपियां। हस्तलिपियां क्या होती हैं, जो हाथ से लिखी जाती है नॉर्मली। कुछ कुछ वर्ड्स का तो आपको ज्यादा ध्यान भी नहीं लगाना है। इसमें लिखा है हस्तलिपियां मतलब हाथ, हस्त मतलब हाथ और लिपियां मतलब लिखना। तो हाथ से जो लिखी हुई चीजें होती हैं, कहाँ पे लिखी होती हैं, पत्तों पे लिखी होती हैं। तो इस पे जो लिखी हुई चीजें होती हैं उसको बोलते हैं हस्तलिपियां। इसकी सामग्री क्या थी, किस चीज पे लिखी जाती थी, तो ताड़ के पत्र पे जो, ठीक है, ताड़ का जो वृक्ष होता है उसके पत्तों पे ये लिखी जाती थी। हिमालय में उगने वाले भुज पेड़ की छाल, हाथ से लिखित, और ये हाथ से लिखित होती थी। ठीक है, लैटिन वर्ड क्या है, मेन्यू। ठीक है, इंग्लिश का इसका लैटिन वर्ड है मेन्यू। फिर इसका विषय क्या है, इसमें धार्मिक मान्यताएं, राजाओं का जीवन, विज्ञान, महाकाव्य और नाटक, संस्कृत। तो इसमें क्या क्या लिखा जाता था, इनकी धार्मिक मान्यताएं, जो भी वहां पे प्रचलन था पहले के टाइम में, जो भी धार्मिक मान्यताएं होती थी वो सब इसमें क्या करते थे, लोग लिख देते थे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को भी पता चल पाए कि क्या क्या हमारे यहाँ धार्मिक मान्यताएं थी। फिर जो राजाएं, जो वहां के खूब राजा थे होंगे, तो वो क्या थे, अपने जीवन का भी, जो उनका पूरा जीवन होता था उसको भी हस्तलिपियों में लिखवाते थे, बिकॉज ऑफ हिस्ट्री की वजह से, ताकि उनका नाम जो है हिस्ट्री में अमर रह पाए। ठीक है, फिर विज्ञान, क्या क्या वहां पे तरक्की होती थी, क्या क्या खोजें होती थी, वो सब भी लिखा जाता था। फिर महाकाव्य, कुछ अपने महाकाव्य बनते थे, कुछ अपने जैसे नॉवेल्स वगैरह होते हैं वो लिखते थे, या कोई नाटक उनका संस्कृत या कुछ भी उनकी कल्चर वगैरह के बारे में जो है लिखा जाता था इन सब चीजों पे। संरक्षण, इसका संरक्षण कैसा हुआ, कुछ कीड़ों, समय के कारण नष्ट होने का खतरा। ठीक है, कुछ जो है काफी ज्यादा, तो ये कीड़ों की वजह से या समय, इतना ज्यादा साल पुरानी की बात हो गई कि कुछ कुछ इतनी नष्ट हो गई हैं, बट फिर भी कुछ मंदिरों और बिहारों में सुरक्षित मिली हैं, जिसके माध्यम से ये पता चला है पर अपने अतीत के बारे में। ठीक है, ये तो हो गई थोड़ा सा इतना, इसमें कीड़े और समय लगने के नष्ट होने का थोड़ा सा खौफ इसमें बना रहता है। बट जो ये अभिलेख है हमारा, ये क्या है, ये हमारा एक पुख्ता चीज है। क्यों, क्योंकि ये हमारा पत्थर पे लिखा हुआ है। सामग्री क्या है, पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है। ठीक है, कठोर जगह पे उत्कीर्ण है, तो इतना मुश्किल नहीं होता है इसको खत्म करना। ठीक है, तो ये जो है ये हमें मिल जाते हैं साक्षात। विषय क्या है, वही राजाओं के आदेश, जो भी राजा कोई आदेश दे रहा है, कोई युद्ध जीत रहा है, ठीक है, वो सब अपना पत्थरों पे लिखवाना अपने बारे में कि हमने ऐसे जीता है, वैसे जीता है। फिर विजयों का विवरण करना, और आम लोगों के कार्य, जो भी आम लोग कार्य वगैरह करते थे वहां पे, कैसे व्यापार करते थे, क्या जीत हार जो भी होती थी, वो सब जो है अपने अभिलेख के तौर पे लिखवाया जाता था। ओके, फिर इनका संरक्षण, अत्यधिक टिकाऊ, क्योंकि पत्थर पे लिखा जा रहा है, इसमें पहले पत्ते पे लिखा जा रहा था, तो पत्ते से ज्यादा ही जो है स्टेबल होगा पत्थर हमारा। ठीक है, तो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, ऐसा कोई नष्ट होने का इसमें प्रभाव नहीं देखा जाता है। फिर आते हैं पुरातत्व। पुरातत्व क्या होते हैं, इनकी सामग्री होती है इमारतों में, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तन और सिक्कों के अवशेष। ठीक है, इसमें ऐसे मिलते हैं पुरातत्व, जैसे खोदने में कुछ मिलता है, इमारतें मिलते हैं, कुछ मूर्तियां मिल जाती हैं, कुछ औजार वगैरह मिल जाते हैं, बर्तन मिल जाते हैं, कई बार हम देखते हैं सिक्के वगैरह मिल जाते हैं। तो वो सब क्या है, पुरातत्व है। विषय क्या है, पृथ्वी की खुदाई के माध्यम से अतीत के जीवन का भौतिक साक्ष्य है। तो कुछ कुछ ऐसा होता है, जो लोग रहते हैं उनका जो है सामग्री जो है धरती में दब जाती है काफी साल पुरानी, तो जब ये दब जाती है, जब इनकी खुदाई करी जाती है, तो क्या निकलते हैं, पुरातत्व। जैसे इसमें निकल रहे हैं घड़ा वगैरह, कलश वगैरह, काफी सामग्री, धन मुद्रा भी कई बार में निकल जाती है। ठीक है, फिर संरक्षण, भौतिक वस्तुएं जो जमीन के नीचे सदियों तक दबी रहती है। ठीक है, संरक्षण का काफी अच्छा होता है, क्योंकि ये भौतिक वस्तुएं जो जमीन के नीचे दबी हुई है, जमीन के नीचे दबने से क्या है, काफी ज्यादा सुरक्षित भी रहती हैं। ओके, ठीक है, तो ये 3 हो गए हमारे। आगे देखते हैं और क्या है, पुरातत्व, जमीन के नीचे दबे रहस्यों को पढ़ना। ठीक है, अब जो जमीन के नीचे दब गए, जैसे देख रहे हो आप, पत्थर, कॉइन्स, ठीक है, औजार वगैरह, ठीक है, फिर कुछ हड्डियां भी जम गई हैं,
ठीक है, अवशेष वगैरह, जली हुई राख वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, मिली हैं पृथ्वी के अंदर से। जब खुदाई वगैरह होती है, रिसर्च वगैरह होती है, तो ये मिलती हैं। ओके, इसमें आगे बढ़ते हैं। सिक्के, आभूषण और बर्तन। ठीक है, क्या क्या मिला है, सिक्के, इसमें देख रहे हो, सिक्के, आभूषण, बर्तन, ये आभूषण माला टाइप जो है। ओके, तो व्यापार और शिल्प के प्रमाण, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे इस टाइप का भी व्यापार होता था, ये मुद्राएं चलती थी इस व्यापार में, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर पत्थर और धातु के हथियार, औजार, प्रौद्योगिकी के प्रमाण। फिर जो हमें औजार और पत्थर के वो मिले, तो उससे हम ये लगा सकते हैं कि युद्ध वगैरह में क्या क्या यूज करा जाता था, कितना ज्यादा घात पहुंचाने के लिए, कितना ज्यादा युद्ध को जीतने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी और क्या क्या उन्होंने इस्तेमाल करके अपने हथियार बनाए हुए थे। ठीक है, फिर आहार का पता लगाना, इस चीज से हमें क्या है, हड्डी वड्डी जो मिलती है, इससे हमें साक्षात प्रमाण हो जाता है कि वो लोग क्या खाते होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियां, जो आप देख पा रहे हो, ये जो है हड्डियां वगैरह। दुर्लभ साक्ष्य, जले हुए अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े। वैसे तो ये बहुत कम बचते हैं, बट इनका क्या होता है, लेकिन तत्कालीन खान पान का सटीक सुराग देते हैं। बट जब ये मिलते हैं तो इनका सटीक सुराग हमें मिल जाता है कि एग्जैक्टली वो लोग क्या खाते होंगे। ठीक है, ओके, सिंपल ही है, इतना ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेट वाली चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही है। धीरे धीरे अगर आप नॉर्मल एज अ स्टोरी भी सुनोगे तो भी आपको इजिली याद हो जाएगा। ओके, फिर आती है समय की गणना। समय को कैसे मापते हैं, कैसे पता करेंगे कि कौन सा समय, कितने पहले की बात हो रही है, अब कितनी बात हो रही है, अभी क्या सन चल रही है, तो इसको भी इतिहास के कालक्रम को समझ रहे हैं। ठीक है, इसको हम जानते हैं ईसा मसीह के जन्म को, जो हमारा जो सेंटर है 0, इसको हम मानते हैं ईसा मसीह के जन्म, मतलब उनके जन्म से पहले का जो था उसको बोल देंगे बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, उनके जो आगे का है उसको बोल देंगे एनो डोमिनाई। ठीक है, या फिर कॉमन एरा। तो जो पीछे का जो चल रहा होगा वो बिफोर कॉमन एरा हो जाएगा। लाइक अगर हम पहले की बात कर रहे हैं तो 500 बीसी या 2500 बीसी, वर्तमान से पहले, आज से पुरानी बात कर रहे हैं, मतलब आज से इतनी पुरानी कि 0 से पुरानी हो जाए। ठीक है, तो वो क्या कह जाएगी, 500 बीसी और 2500 बीसी। इसी तरीके से अगर हम अभी आगे की ओर बात कर रहे हैं, 0 से आगे की ओर बात कर रहे हैं, तो हम लगाएंगे 100 एडी, कॉमन एरा। ठीक है, ये एनो डोमिनाई। ठीक है, 2024 या 2026 एडी। तो 2026 को क्या पढ़ेंगे, 2026 एडी पढ़ेंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं कि 500 बीसी, 500 की, तो हम बात करेंगे 500 बीसी या 2500 बीसी, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, तो मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले 500 बीसी और जन्म के बाद 100 एडी, जो जितना बढ़ता रहे 100, 200, 300, उसको एडी में काउंट करेंगे, या फिर सीई में, कॉमन एरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, आजकल वैश्विक स्तर पर ईसाई एरा के कारण बीसी और सीई का अधिक उपयोग होता है। तो बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा, और सीई कॉमन एरा, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना सिंपल है, क्योंकि कुछ तो 0 चाहिए ना मापने के लिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जिससे हम टाइमलाइन को एक तरीके से माप पाए। तो उसके लिए ईसा मसीह का जन्म को जो है 0 रखा गया। उनके जन्म के बाद की चीजों को कहा गया एडी, और जन्म से पहले की चीजों को कहा गया बीसी। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर लिपियों का गुणवाचन। गुणवाचन मतलब समाधान, कैसे उसको पढ़ा जाए। अब लिपियां क्या हैं, जो उन्होंने लिखा है, अलग अलग भाषा यूज कर सकते हैं, कोई कई कई तरीकों की भाषा यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जो आज से 5000 7000 साल पहले भाषा चल रही है वो आज भी चले। ठीक है, बट उनको रीड कैसे करा जाएगा, तो उसके लिए क्या है, समय के साथ भाषाएं और लिपियां बदल जाती हैं, हमें प्राचीन अभिलेखों को कैसे पढ़ें, ये हमारे आगे समस्या थी। ठीक है, इनका समाधान क्या आया, समाधान आया अज्ञात लिपि को किसी ज्ञात लिपि की मदद से पढ़ना। ठीक है, जो अलग अलग 3, इसमें देख पा रहे हो 3 अलग अलग भाषाएं हैं। ये जो पत्थर है रोसेटा स्टोन, तो रोसेटा स्टोन कहाँ का है, इजिप्ट का, मिस्र का। तो इस स्टोन का ये आज भी जो है ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में जो है ये आज भी सुरक्षित रखा गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इस पत्थर पर क्या है, 3 अलग अलग भाषाएं लिखी हुई हैं, यूनानी, मिस्र और लिपि के 2 रूप में थी। ठीक है, विद्वानों ने अपनी यूनानी भाषा के ज्ञान का उपयोग करके, ठीक है, अगर आपको एक भाषा का भी ज्ञान है तो उससे आप आगे का निकाल सकते हो। तो विद्वानों ने क्या किया, अपनी यूनानी भाषा के ज्ञान का उपयोग किया और एक छोटे घेरे में बंद राजाओं और रानियों के नामों की पहचान की।
ठीक है। तो उन्होंने एक छोटे घेरे बना के उन राजा और रानियों के नामों की पहचान करी, किस चीज से, यूनानी भाषा के ज्ञान से। ठीक है, ध्वनियों का मिलान करके कुछ ध्वनियां वगैरह निकली, खामोश पत्रों को आवाज देना, ठीक है, कुछ ध्वनियों वगैरह मिलान करके उन्होंने पूरी मिस्र लिपि को डिकोड कर लिया। ठीक है, अलग अलग तरीकों से ध्वनि से। ठीक है, फिर छोटे छोटे घेरे बना के राजा और रानियों के नाम वगैरह पता करे, अक्षर पता चले कि किस साइन का क्या मतलब होता है, उस धीरे धीरे एक एक चीज को कनेक्ट करते हुए पूरा जो है इसको डिकोड कर लिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखते हैं निष्कर्ष। पूरे चैप्टर में यही था पूरा। ठीक है, कैसे भौगोलिक साक्ष्य, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग बसे, कौन कौन सी जगह पे कैसे कैसे गांव हुए, क्या क्या उन्होंने खाया, कैसे रहे, वो सारी चीजें। फिर आता है भौतिक स्रोत। तो ये पांडुलिपियां, अभिलेख, पुरातत्व। पांडुलिपियां वही ये हाथ से जो लिखी जाती हैं पत्तों के ऊपर, उसको बोलते हैं पांडुलिपियां। अभिलेख पत्थर के ऊपर, और पुरातत्व जो ये मिलते हैं, ठीक है, इनको पुरातत्व बोले जाते हैं। ओके, फिर आता है कार्यक्रम और लिपियों का गुणवाचन। ठीक है, जो उनको मिली है उसको कैसे डिकोड करा जाए। फिर आता है हमारा प्रमाणिक इतिहास। ये सब चीजें मिला के जो है एक एक चीज को जोड़ते हुए हमें क्या मिल जाता है, इतिहास को पता कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में इतना ही था। काफी सिंपल चैप्टर है, ऐसा कोई इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट चैप्टर नहीं है ये। इसमें आप इजिली आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, 2 3 4 चीजें इसमें मेन है। कुछ नदी की लोकेशंस आपको पता होना है। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ है, उसकी सहायक नदी क्या क्या है, वो सब चीजें आपको पता होनी है। प्लस जो कितने लोग, सबसे पहले जैसे चावल की जो खेती हुई वो कहाँ हुई, सबसे पहले जो चावल बोया गया वो विंध्याचल हिल्स के उत्तर में बोया गया। ठीक है, विंध्याचल हिल के पहले आसपास के इलाकों में जो गांव की बस्तियां थी वहां पे जो है उसको बोया गया। उसी तरीके से जो है गेहूं और जौ की खेती कहाँ हुई, तो वहां पे सबसे पहले जो वहां की विलेजेस वगैरह जो बने, उन्होंने आज से 8,000 वर्ष पूर्व भी शुरू कर दी थी गेहूं और जौ की खेतियां। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब तक आप चैप्टर 1 को आप रिवाइज कर सकते हो, इसको देख सकते हो, एक बार रिप्ले करके भी देख सकते हो। ओके, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है या आगे कुछ भी आपको चाहिए और इसको अगर पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो आई विल प्रोवाइड यू दिस पीडीएफ। थैंक यू सो मच।